नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो चलिए, आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, एक ही वीडियो के अंदर हम 4 टॉपिक को क्लियर करेंगे। जैसा कि टॉपिक है लिंग, वचन, पुरुष और महेश्वर सूत्र। थ्योरी को कराएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। इसके बाद क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी कराएंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये यूपी टैट 2026 के लिए संस्कृत जो है वो चल रहा है। तो आप वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए, टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। देखिए, संस्कृत में टॉपिक का नाम है लिंग। तो परिभाषा को समझिए सबसे पहले। देखिए, किसी शब्द से यह पता चलता है कि वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम लिंग कहते हैं। संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा इसमें पुल्लिंग क्या होता है। तो समझो, पुल्लिंग क्या होता है? जिन शब्दों से पुरुष या नर होने का बोध होता है उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। जैसे रामा, ये राम; बालका यानी लड़का; शिक्षिका यानी अध्यापक; सिंगा यानी शेर। कुल मिला के ट्रिक के माध्यम से समझिएगा। अधिकतर पुल्लिंग शब्दों में लास्ट में जो है वो विसर्ग आएगा। ये पहचान है पुल्लिंग की। नेक्स्ट देखिए आगे, दूसरा है वो है स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या है? जिन शब्दों से स्त्री या मादा का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण में जैसे सीता, बालका यानी लड़की; शिक्षिका यानी अध्यापिका; गायत्री गायत्री। ठीक है। ट्रिक क्या है? जिसके भी लास्ट कोई भी शब्द है उसके लास्ट में या तो बड़ा आ जाए या फिर बड़ी ई आ जाए इस प्रकार से, या फिर बड़ी की मात्रा आ जाए इस प्रकार से। ठीक है, कुछ भी समझ लो। तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा आप नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग क्या होता है इसके बारे में समझो। नपुंसकलिंग में क्या होगा? जिससे ना पुरुष ना स्त्री किसी भी वस्तु या चीज़ का बोध होता है उसको हम कहते हैं क्या? नपुंसकलिंग। उदाहरण के तौर पे समझिए। फलम यानी फल; जलम यानी पानी; पुस्तकम यानी किताब; वनम यानी जंगल। ये क्या हैं? ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये नपुंसकलिंग के हैं। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में देखो बताया गया है कि शब्द जो लास्ट है, लास्ट में किसी भी शब्द में हलंत आएगा। ठीक है, माँ के साथ हलंत आएगा। किसके साथ? माँ के साथ हलंत आएगा तो वो क्या होगा? नपुंसकलिंग होगा। तो चलिए, इसके पहले सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर को लगाते हैं और देखते हैं कि जो सीखा वो काम आ रहा है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि रामा शब्द का लिंग क्या होगा। ठीक है, तो लिंग क्या होगा बताइएगा। मैंने आपको बताया था जिसमें विसर्ग आ जाए तो वो क्या होगा? वो पुल्लिंग होगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, सीता में कौन सा लिंग है? ठीक है, यहाँ पे क्या आया? बड़ा आकर डंडा आया, तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? फलम। फलम लिंग क्या है? आपको जो ट्रिक बताई थी उसको यूज करो। क्या हो जाएगा? ये नपुंसकलिंग हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बालका। बालका शब्द का लिंग क्या होगा? बड़ा आका डंडा है तो क्या होगा? जरूरत आपको ट्रिक को फॉलो करना है। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंगा। सिंगा देखिए जो है किस लिंग का उदाहरण है? सिंगा जो है वो किस लिंग का है? तो देखो यहाँ पे क्या आपको मिला? विसर्ग। क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यूपी टैट के लिए संस्कृत कराई जा रही है, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स। तो पुस्तकम, पुस्तकम का बताइए। इसमें देखिए माँ आया लास्ट में, तो क्या होगा? ये होगा आपका नपुंसकलिंग। सारे के सारे टॉपिक इसी प्रकार से मैं आपके क्लियर करा दूंगा। रिवीजन है ये वीडियो, रिवीजन के तौर पे मैं इसे करा रहा हूँ। टॉपिक तो मैंने पहले ही करा दिया है। नदी किस लिंग में आएगा बताइएगा। नदी जो है वो किस लिंग में आएगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। तो ये जो है वो किस में आएगा? ये स्त्रीलिंग में आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है गुरु शब्द का लिंग है गुरु। हाँ ठीक है, तो विसर्ग है। तो विसर्ग है क्या आएगा? जल्दी से बताइए। जब विसर्ग लगा है तो क्या आएगा? चलिए इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कमेंट करके। इसका जवाब दीजिए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दे रखा है बनम। बनम किस लिंग का है? बनम जो है वो किस लिंग का है? ठीक है, जो ट्रिक आपको बताई थी लास्ट में माँ, माँ के नीचे हलंत।
तो क्या हो जाएगा ये बताइएगा। ये होगा आपका नपुंसक लिंग। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बताया आपको, आपको ट्रिक क्या बताइए। लता शब्द का लिंग क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। इसमें क्या आया, बड़ा आ, तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, बी ऑप्शन, 10वें का बी ऑप्शन। चलिए अगला टॉपिक देखिए। तो चलिए वचन को समझिए। अगला जो टॉपिक है हमारा वचन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अधिक थे, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोई भी प्रैक्टिस जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो देखो वचन का क्या मतलब है, संख्या बताने वाला रूप जो होता है, यानी कोई चीज़ कितनी है तो वो क्या कहलाएगा, वचन कहलाएगा। जैसे एक है, दो है या ज़्यादा है, यही क्या है, वचन बताता है। जैसे लड़का, लड़के, बहुत सारे लड़के। लड़का का मतलब एक, लड़का का मतलब दो, लड़के का मतलब दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, और बहुत सारे, ठीक। तो ये क्या बता रहे हैं आपको, यही वचन आपका कहलाएगा। आगे समझो। देखो संस्कृत में जो वचन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वचन होते हैं इनको समझिए। जैसा कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक होता है एक वचन, दूसरा दो वचन, तीसरा है बहुवचन। जो एक वचन होता है वो एक का संकेत होता है, जो दो वचन होता है वो दो का संकेत होता है, और जो बहुवचन होता है वो 3 या इससे अधिक का संकेत होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको समझाया गया है भाई, रामः, ठीक है, यानी एक राम, रामो यानी 2 राम, रामा अनेक राम, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आपको पहचान और बता देता हूँ। देखिए जहाँ पे भी आपको एक मात्रा दिखे या फिर 2 मात्रा दिखे, वहाँ पे हमेशा ही 2 वचन होगा, वहाँ पे हमेशा ही 2 वचन होगा। इसके बाद जिस शब्द में भी लास्ट में आपको आनी दिखाई दे, क्या आनी, तो वहाँ पे समझ जाना जो वचन होगा वो आपका बहुवचन होगा। जैसे पुस्तकानी, पुष्पानी या फिर फलानी, ठीक है। फलम देखिए एक है तो आपका एक वचन, फले मतलब दो वचन, फलानी मतलब अनेक फल, बहुवचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब इसका टेस्ट को लगा लीजिए। 10 क्वेश्चन कराऊंगा, पीडीएफ में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो 10 ही क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट टेस्ट का। संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तो अभी पढ़ा है। कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। वचन का जो अर्थ है वो क्या है। चलिए जो वचन है, वचन का अर्थ क्या होता है, तो वचन का अर्थ जो होता है वो संख्या को बताता है कि संख्या 1 है, 2 है या 2 से अधिक है। वचन का प्रयोग, एक वचन का प्रयोग कब के लिए किया जाता है, तो जाहिर सी बात है एक के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 वचन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो 2 वचन का प्रयोग जो है वो 2 के लिए किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है बहुवचन का प्रयोग कब किया जाता है, तो बहुवचन का जब आप प्रयोग करोगे तो 2 या 2 से अधिक के लिए करोगे। अगला देखिए, रामः किस वचन में है, बताइएगा किस वचन में है, क्वेश्चन नंबर 6। तो आप कहोगे ये एक वचन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, रामो, बताइए किस वचन में है, तो आप कहोगे 2 वचन में है। जहाँ पे भी एक मात्रा या 2 मात्रा दिखाई देंगी तो आपको 2 वचन ही समझना है। कितना वचन, 2 वचन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रामः किस वचन में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से जवाब दीजिएगा। आप कहोगे ये क्या है, ये बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है फलम किस वचन में है, तो जल्दी से बताइएगा फलम जो है वो किस वचन में है, फलम किस वचन में है। क्वेश्चन नंबर 9, तो आप कहोगे जो फलम है वो एक वचन में है, फलम है वो एक वचन में है, क्योंकि नपुंसक लिंग में देखिए माँ लगा रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नपुंसक लिंग में क्या है, माँ लगा रहता है, तो ये जो है फलम जो है वो किस वचन में है, ये एक वचन के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फले किस वचन का रूप है। फले जो है वो किस वचन का रूप है, आपको बताया गया। जहाँ एक मात्रा या फिर 2 मात्रा दिखाई देंगी वहाँ पे क्या होगा, 2 वचन होगा, ठीक है। तो ये भी टॉपिक क्लियर हुआ। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। आपको एक बात और बता दें, देखिए अगर आप यूपी टेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 8650415957। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक। मिलेगा क्या आपको, कंटेंट बेहतर मिलेगा, 45 पेज में कंटेंट होगा, ठीक है। चलिए मैं इसकी सूचना आपको बाद में देता हूँ वीडियो समाप्त होने पर।
ठीक, डिस्टर्ब होंगे बीच में। चलो, पुरुष क्या होता है, टॉपिक है अपना पुरुष। तो देखो, जिसके बारे में बात की जाए या जो बात कर रहा है उसे क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। सरल भाषा में समझो, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है और किसके बारे में बोल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। ठीक, अब अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है अपना वो है संस्कृत में पुरुष के प्रकार। तो संस्कृत में जो पुरुष होते हैं वो 3 प्रकार हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखो, सरल भाषा में यहाँ पे पूरी स्लाइड को समझो आप। इस स्लाइड को समझ लिया तो आपका काम हो गया। समझिए, देखो ये आपका पुरुष का कॉलम है, इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, अब देखो प्रथम पुरुष का आप अर्थ समझो। अर्थ क्या है, प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात हो वो क्या है, प्रथम पुरुष है। जिससे बात हो वो क्या है, मध्यम पुरुष है। जो खुद बोले वो क्या है, उत्तम पुरुष है। अब देखो, जैसे सर्वनाम, जैसे प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का सर्वनाम क्या होगा, सा यानी वह। वह क्या है, वह क्या है, जिसके बारे में बात हो यानी वह वह है, तो ये प्रथम पुरुष है। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखिए, सा पढ़ती, सा पढ़ती यानी वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो मध्यम पुरुष में यानी जिससे बात हो, जैसे तुम, ठीक है, तुम पढ़सी, तुम पढ़ते हो। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष, जो खुद बोले, जैसे अहम, अहम का मतलब मैं, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक को समझो, एक लाइन में ट्रिक को समझो। जैसे जहाँ पे भी वह दिखाई दे तो प्रथम पुरुष, तुम दिखाई दे तो मध्यम पुरुष, मैं दिखाई दे तो उत्तम पुरुष। चलिए आगे बढ़िए, लगाइए क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन कह रहा है सा पढ़ती में पुरुष है, तो सा पढ़ती में पुरुष कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। सा पढ़ती में पुरुष कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, ये प्रथम पुरुष की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो, अयम गच्छामि, अयम गच्छामि, तो जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप कहोगे क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, उत्तम। अगला क्वेश्चन, तुम लिखसी, जल्दी से बताइए इसका पुरुष क्या होगा, इसमें कौन सा पुरुष होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप कहोगे इसमें मध्यम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ते पठंती, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, ते पठंती। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन, प्रथम। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से मध्यम पुरुष का उदाहरण है, तो निम्न में से मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है, जल्दी से बताइए, तो क्या होगा, तुम पठसी। अगला क्वेश्चन, वयम खेलामा में कौन सा पुरुष है, बताइएगा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तम। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, आवाम गच्छाबा में पुरुष है, कौन सा पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए कौन सा पुरुष है, आप कहोगे उत्तम, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन कह रहा है 10, क्वेश्चन कह रहा है युवम पठत में पुरुष है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा, आप कहोगे क्या होगा इसका, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक के भी करा दिए। चलिए अगला जो टॉपिक आएगा, जबरदस्त टॉपिक आएगा, महेश्वर सूत्र, उसको भी देखते हैं। चलिए महेश्वर सूत्र को समझिएगा, टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके बिना पेपर छपेगा नहीं। देखो, मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया तब उनके डमरू से 14 बार ध्वनि निकली, ठीक है। इन 14 ध्वनियों से ही बने हैं महेश्वर सूत्र। तो महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, 14 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी को बोलते हैं चतुर्दश सूत्र, इसी को बोलते हैं चतुर्दश सूत्र। इसलिए इन्हें कहा जाता है शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, शिव सूत्र कहा जाता है या फिर कहा जाता है महेश्वर सूत्र। चलिए आगे बढ़िए, चलो आगे बढ़िए। देखिए आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि भाई इन 14 ध्वनियों से ही बने हैं महेश्वर सूत्र, इसीलिए इन्हें कहा जाता है शिव सूत्र और महेश्वर सूत्र, ठीक है। तो इन ध्वनियों को महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने सुना और उनसे पूरी संस्कृत व्याकरण की नींव रखी गई, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे समझिए। अब देखिए महेश्वर सूत्र, ये 14 महेश्वर सूत्र हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मेरे साथ बोलिएगा, जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे ही आपको पढ़ने हैं। आपको ऐसे याद रखना है, पहले सूत्र में आपको याद रखना है अयूढ़,
सेकंड में रखना है ऋण लक, थर्ड में ए योड़, फोर्थ में ए औच, 5 में है बरट, 6 में लड़, और 7 में ऋण मंडलम, ऋण मंडनम, इस प्रकार से। और 8वें में झब वाँ, 9वें में घड़ धस, 10वें में जब गढ़ दस, 11वें में खप छटत चट तब, इस प्रकार से। 12वें में कपय, और 13वें में सस सर, और 14वें में हल। अब देखिए इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी। चलो सबसे पहले लेते हैं ऊपर वाले ये 4 सूत्र, ये वाले, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं, इसमें जो सबसे पहले तो पेपर में पूछेगा, आप ये बताओ जो महेश्वर सूत्र है इसके अंदर स्वरों की जो संख्या है कितनी है। तो स्वरों की संख्या होती है 9। स्वर की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये इसमें देखिए ये वाले जो 5 हैं, ठीक है, ये तो आपके हैं ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर, ठीक। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 5। इसके बाद ये जो आपके 4 हैं, ये जो आपके 4 हैं, ए ओ और ए ओ, ये जो हैं आपके, ये हैं दीर्घ स्वर। ये क्या हैं? ये आपके दीर्घ स्वर हैं। कुल मिला के 5 और 4 ये हो गए 9। 9 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। लेकिन संस्कृत व्याकरण में जो स्वर की संख्या है वो 13 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। महेश्वर सूत्र में कितनी है? ये आपकी 9 है। चलिए अगला पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं, अगला पॉइंट समझो। देखो प्रत्येक सूत्र का लास्ट वर्ड, ये वाला लास्ट वर्ड, इसकी गिनती जो है वो नहीं होती है, ठीक है। इसकी गिनती क्यों नहीं होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वाले लास्ट वर्ड, ठीक है। ये जो हैं दोस्तों, ये हैं इत संज्ञक वर्ड। कौन से? इत संज्ञक वर्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलिए अगली जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। जो सूत्र है आपका 5वां, ठीक है, जो आपका 5वां सूत्र है और जो आपका छठा सूत्र है हर बरट और लड़, ये दोनों हैं वो हैं अंत्यस्थ व्यंजन। ये क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन है। ये आपको ध्यान रखना, अंत्यस्थ व्यंजन, ये आपको ध्यान रखना है, अंत्यस्थ व्यंजन है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ ये वाला आपका, ये जो है ये पंचम वर्ण है। ये क्या है? ये आपका पंचम वर्ण है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका पंचम वर्ण है। इसके बाद झबुआ और घड़धस, ये जो हैं ये आपके चौथा वर्ण है। ये कौन से हैं? चौथे वर्ण हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। ये जो हैं जब गढ़ धस, ये जो हैं आपके ये तीसरे वर्ण हैं। ये क्या है? तीसरे वर्ण हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको रखनी है। अब देखिए थोड़ी सी बेसिक जानकारी और लीजिए, समझो। अगर मान लो पेपर में पूछे आप ये बताओ महेश्वर सूत्र के अनुसार अच क्या है? अच है। महेश्वर सूत्र के अनुसार अच है। तो अच किसे कहते हैं ये समझ लो। अच जो कहते हैं वो स्वर को कहते हैं और स्वरों की संख्या है 9। क्लियर? इतनी बात आपकी समझ में आ गई, ठीक। अगर वो पूछे सल, अगर वो पूछे सल, तो जो सल हैं आपके ये वाले सल हैं सा सा और सा रा, सा 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 और हा। ये तो आपका गिना नहीं जाएगा। ये सा सा तीनों सा और ये हा, ये आपके क्या हैं? सल हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर पूछे आप ये बताओ एड़, आपसे पूछेगा एड़, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? एड़ जो हैं वो आपके हैं ये या रा ला वा, कहाँ पे गए? चेक करिए, ये हैं। ये क्या क्या है? देखो या बा रा और ला, ये तो आपका गिना नहीं जाएगा, ठीक है। एड़ के अंतर्गत ये आएंगे या बा रा और ला। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इतनी बात आपने समझ ली। लास्ट वाला आपने समझ लिया। प्रत्येक सूत्र का लास्ट वाला क्या है? इत संज्ञा है, ठीक है। और अगर ये पूछे आपसे, आप ये बताओ कि महेश्वर सूत्र में ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार उच्चारित हुआ है? तो 2 बार जो उच्चारित हुआ है वो हा है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक। अगर वो ये पूछे कि आप ये बताओ पाणिनि के अनुसार प्रत्याहार निर्माण, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो 42 है, ठीक है। प्रत्याहार निर्माण में अगर वो पूछने लगे तब। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो आपको 43 बताना है। अगर वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग पूछे तो आपको 44 संख्या बतानी है।
ठीक, उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब मैं एक शब्द आपको और बता दूं, देखिए जो ये इत्सर्ग संज्ञा है, इत संज्ञा है, ठीक है, ये सब लास्ट वाले, ये सब लास्ट वाले। तो इत संज्ञा करने का सूत्र होता है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हल यंतम। क्या है, हल यंतम। इस प्रकार से ये सूत्र आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी पेपर में ये भी पूछा गया है। ठीक है, और स्वर मैंने आपको बता दिए, जो स्वर होते हैं वो अच होते हैं। ठीक है, और जो व्यंजन होते हैं वो हल होते हैं। ठीक, और पूरी वर्णमाला, अगर पूरी वर्णमाला पूछे तो होगा आपका अल, तो होगा अल, क्योंकि आ से लेके ला तक क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, पूरी आपकी वर्णमाला हो जाएगी। अगर वो हस्व स्वर पूछे सिर्फ, तो हस्व स्वर क्या होंगे, अक, क्या होंगे, हस्व स्वर अगर खाली पूछे तो क्या होगा, अक होगा, तो क्या होगा, अक। ठीक, यानी आ से लेके और का तक अक। अगर वो आपसे दीर्घ स्वर पूछे तो क्या होगा, दीर्घ स्वर अगर आपसे पूछे, ये दीर्घ स्वर, तो क्या होगा, तो होगा आपका एच, ये होगा एच। देखो ए से लेके और चा तक। ठीक है, अगर वो अंत्यस्थ पूछे तो आपके या, रा, या, वा, रा और ला। इससे दोस्तों ज़्यादा बाहर पेपर में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लास्ट में आपको महत्वपूर्ण सूचना दूंगा, वो सूचना आपके काम की होगी। तो चलिएगा 10 क्वेश्चन लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं। देखो महेश्वर सूत्र में महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब है 14 है। अगला क्वेश्चन देखो, महेश्वर सूत्रों में कुल कितने बल हैं, महेश्वर सूत्र में कुल कितने बल हैं, बताइएगा, बताइए। दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब आप कहोगे 43 बल हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अच का अर्थ क्या है। चलिए, अच का अर्थ क्या है, क्वेश्चन मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अच का अर्थ क्या है, आप कहोगे स्वर है, ये क्या है, स्वर है। नेक्स्ट है हल का अर्थ क्या है, यानी हल है, इसका अर्थ क्या है बताइएगा। हल का अर्थ जो है वो क्या है, आप कहोगे व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वर्णमाला को क्या कहा जाता है, यानी जो वर्णमाला है इसको क्या कहा जाता है, आप कहोगे वर्णमाला को कहा जाता है अक्षर, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर कितने होते हैं। देखो स्वर जो होते हैं वर्णमाला की बात करें तो 13 स्वर हैं, अगर हम महेश्वर सूत्र की बात करें तो 9 स्वर हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है व्यंजन कितने होते हैं, यानी व्यंजन कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो आपको पता है व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महेश्वर सूत्र किसने दिया है, महेश्वर सूत्र जो है वो किसने दिया है, तो आपको पता है ये पाणिनि ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए महेश्वर सूत्र किससे संबंधित है, तो जो महेश्वर सूत्र है वो किससे संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है। चलिए अब महत्वपूर्ण सूचना को समझिएगा। तो चलिए देखिए महत्वपूर्ण सूचना क्या है, अगर आप यूपी टेट संस्कृत के नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। बेहतरीन कंटेंट 45 पेज में सिर्फ नोट्स होंगे, कितने पेज में, 45 पेज में होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको जो 3000 क्वेश्चन हैं, 3000 क्वेश्चन ये भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको मिलेंगे। इसके बाद जो PYQ हैं जो 2011 से लेके 22 तक के जो पेपर में छपे हैं वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब लेने के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप संपर्क करिए और फटाफट ले लीजिए, इसके बाद अपनी तैयारी करिए, क्योंकि जब कंटेंट बेहतरीन होगा तभी आनंद आएगा आपको पढ़ते हुए। ठीक है, और एक एक नंबर की कितनी वैल्यू है ये तो आप जानते ही हो, या फिर जो सुपर टैट में बैठे थे वो उन्हें भी पता है, या जो यूपी टैट जो पहले वाले में बैठा था उसे भी पता है। 81 नंबर वालों को हकीकत पता है और 89 वालों को भी हकीकत पता है कि एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है। जब लाखों बच्चे जो है वो सुपर टैट से बाहर हुए थे तब, तो आप भी इसमें शामिल नहीं होना है। मेहनत करिए, 2 महीने हैं और आराम से 120 प्लस मार्क्स के साथ मार्कशीट लेके आइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।